नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत बेहतर होंगे आप लोग। तो आज के सेशन में हमें आर्टिकल 29 और 30 को समझना है, जिसे सांस्कृतिक और शैक्षिक स्वतंत्रता का अधिकार कहेंगे या सांस्कृतिक या शैक्षिक अधिकार कहेंगे। इससे पहले जो धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता के सारे टर्म एंड कंडीशन पर हमने बात कर लिया था, सारे आर्टिकल्स हमने ठीक से समझ लिए थे। अब हम आज समझते हैं कि आर्टिकल 29 क्या है, आर्टिकल 30 क्या है, जो कि सांस्कृतिक सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार की बात करता है। शैक्षिक अधिकार की बात करता है, ठीक है। तो सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार का कंसेप्ट क्या है, समझते हैं इसको। देखिए, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार दो आर्टिकल्स में हमें समझने हैं। एक तो आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। ये दो आर्टिकल मिलकर के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार को ठीक से समझा देंगे हमें, है ना। तो सांस्कृतिक शब्द को आई होप समझ पा रहे होंगे आप लोग। जैसे संस्कृति क्या होती है, वही है सांस्कृतिक। देखिए, कोई भी समूह है, कोई भी समुदाय है, तो उसके जीवन जीने का जो तरीका है, जीवन जीने का जो तरीका है, जीने का तरीका, और उस जीवन के जीने में बहुत सारी परंपराएं भी शामिल होंगी। तो कह सकते हैं परंपरा परंपरा प्लस जीवन जीने का तरीका प्लस जो मान्यताएं होंगी, है ना, कि लोगों की अपनी अलग अलग मान्यता होगी, है ना। जैसे होती है ना कि जो हमारे समाज में जैसे एक मान्यता है कि जो ट्रांसजेंडर होते हैं उनसे कभी बद्दुआएं नहीं लेनी है ना। ऐसी जो मान्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं और जो जीवन जीने का तरीका है, इनका सामूहिक योग, इनका जो समुच्चय है, उसी समुच्चय को कहा जाता है संस्कृति। उसी समुच्चय को कहा जाता है संस्कृति। तो संस्कृति से संबंधित क्या क्या आपको राइट्स मिले हैं, वही समझना है हमको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 29 पर। आर्टिकल 29, है ना। जो आर्टिकल 29 है, ये अल्पसंख्यकों की बात करता है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक सीधे से मतलब इसका सीधा सा अर्थ है इसका, जो संख्या में कम हो, लेकिन संख्या का जो आधार होगा वो दो चुना गया है। दो आधारों पे अल्पसंख्यक डिफाइन किए जाते हैं या बहुसंख्यक डिफाइन किए जाते हैं। एक तो भाषा के आधार पे, कि एक खास क्षेत्र में अगर कोई ऐसी समुदाय, कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा वर्ग रह रहा है जो एक ऐसी भाषा बोल रहा है जिसकी संख्या बहुत कम है, यानी मान लेते हैं कोई भाषा है, जैसे मान के चलते भोजपुरी भाषा है एग्जाम्पल के लिए। तो अब इस भोजपुरी भाषा को मान लीजिए इस क्षेत्र में बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, तो इस क्षेत्र के लिए भाषाई आधार पे ये यहाँ अल्पसंख्यक माने जाएंगे। बात समझ में आई? ठीक है। और दूसरा होता है धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, यानी धर्म के बेसिस पे जो अल्पसंख्यक की कहानी है वो। जैसे इस क्षेत्र में मान के चल रहे हैं कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हिंदू की जो आबादी है, हिंदू की जो जनसंख्या है, मान लेते हैं ये 58% है, ठीक है। एंड बाकी 2% यहाँ मान लेते हैं ईसाई है, बाकी मान लेते हैं 40% जो है यहाँ पे इस्लाम, ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हिंदू धर्म को बहुसंख्यक बोला जाएगा, क्योंकि धर्म के आधार पर यहाँ पे हिंदुओं की जो संख्या है वो ज्यादा है, जबकि 40% इस्लाम और 2% ईसाई अगर है तो इन्हें यहाँ पे अल्पसंख्यक माना जाएगा। ध्यान रखेंगे कि जो अल्पसंख्यक होते हैं, सॉरी बहुसंख्यक होते हैं, वो कोई एक ही होता है ना। जैसे अब इनमें से इसको भी बहुसंख्यक नहीं बोलेंगे कि संख्या लगभग ठीक ठाक है, ज्यादा है तो इसको भी बहुसंख्यक बोलते हैं, है ना। बहुसंख्यक कोई एक होगा और उसको छोड़ करके बाकी जो लोग भी होंगे सब अल्पसंख्यक की श्रेणी में माने जाएंगे, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। चलिए देखते हैं इनके क्लॉजेस को, इनके सब क्लॉजेस को कि क्या कह रही है। आर्टिकल 21 का क्लॉज फर्स्ट, आर्टिकल 29 का आर्टिकल 29 का क्लॉज फर्स्ट कह रहा है कि सभी नागरिकों को, सभी नागरिकों को, और अब सभी नागरिकों अगर कह दिया गया तो इसका मतलब एकदम स्पष्ट है कि इसमें जो बहुसंख्यक वर्ग है और जो अल्पसंख्यक है दोनों शामिल हो गए, है ना।
बहुसंख्यक भी यहां शामिल है और अल्पसंख्यक नागरिक भी शामिल है, संख्यक है ना। तो जो बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नागरिक हैं यानी सभी नागरिकों को उनकी भाषा, उनकी लिपि और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। यानी बहुत छोटी सी बात कह रहा है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाला, चाहे वह अल्पसंख्यक हो चाहे वह बहुसंख्यक हो, कोई भी हो, ठीक है, अगर उनकी अपनी कोई भाषा है, अपनी कोई लिपि है, उनकी अपनी कोई संस्कृति है, तो आर्टिकल 29 का जो क्लॉज फर्स्ट है यह उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार देता है। बात समझ में? मतलब इसका अर्थ हुआ, लिपि आप समझ पा रहे होंगे, भाषा आप समझ पा रहे होंगे, संस्कृति मैंने बताया। लिपि का मतलब किसी भी भाषा को लिखने का पैटर्न, लिखने का तरीका, है ना, लिखने का जो तरीका होता है वही तरीका लिपि कहलाती है। और भाषा जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, है ना। और संस्कृति का मतलब ओवरऑल मान्यता, जो जीवन जीने का तरीका है, उसमें जितने भी चीजें, जितने भी एलिमेंट उसमें शामिल होंगे, वो सारी लोगों का जो समुच्चय होगा वही संस्कृति है ना। तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को उसकी भाषा है, उसकी लिपि है, उसकी संस्कृति है, इसके संरक्षण का पूरा अधिकार उसको है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझ लें कि मान लेते हैं राज्य है ना। अब ये राज्य एक खास क्षेत्र में कहे कि यहाँ पे ये जो भाषा बोली जा रही है, इस भाषा का प्रयोग अब वर्जित है, अब दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 29 क्लॉज 1 कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा ना करने के लिए या ऐसा करने से बचाने के लिए, ऐसा करने का विरोध करने के लिए आपको आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 कह रहा है कि सभी नागरिकों को उनकी भाषा, उनकी लिपि, उनकी संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। एकदम स्पष्ट हुआ, ठीक है। तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 1 बहुत सिंपल सी बात कह रहा है कि सभी नागरिक, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उनकी अपनी जो भी भाषा है, उनकी अपनी जो भी लिपि है, जो भी संस्कृतियां हैं, वह व्यक्ति, वह नागरिक अपने इन लोगों को, भाषा को, लिपि को, संस्कृति को संरक्षित रख सकता है, ठीक है। संरक्षित रखने का सेंस है कि वो अपनी चीजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा सकता है ना। अब इसके बाद आर्टिकल 29 का जो क्लॉज 2 है ये क्या कह रहा है, देखिए आर्टिकल 29 का क्लॉज 2, आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 कह रहा है कि राज्य जो शिक्षा संस्थाएं हैं, ठीक है, शिक्षा संस्थाओं में नामांकन के लिए धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, या मूल वंश के आधार पे, या भाषा के आधार पे भेदभाव नहीं करेगा। बात समझ में? तो राज्य शैक्षिक संस्थाओं में जाति, धर्म, भाषा व मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब बहुत सिंपल है, और वो ये है कि राज्य की जो अपनी राज्य की जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, है ना। देखिए, राज्य की शैक्षिक संस्थाओं का मतलब चाहे राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था हो, चाहे राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था हो, इनकी बात करी जा रही है, ठीक है। तो यहाँ कौन सी संस्थाओं की बात करी जा रही है? यहाँ पे जो आर्थिक सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं हैं वो, या जो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं वो, ठीक है। तो इन संस्थाओं में जाति, धर्म, भाषा व मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर इन शैक्षिक संस्थाओं में नामांकन के लिए कोई भी व्यक्ति जा रहा है, कोई भी नागरिक जा रहा है, तो नामांकन करने के लिए उसकी जाति, धर्म, भाषा व मूल वंश के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आप इस खास भाषा को बोल रहे हैं इस वजह से आपका नामांकन यहाँ नहीं हो सकता, आप इस जाति के हैं इसलिए आपका नामांकन नहीं किया जा सकता, आप इस धर्म के हैं इसलिए आपका नामांकन नहीं किया जा सकता। ऐसी जितनी भी क्रियाएं हैं उनकी मनाही करता है आर्टिकल 29 का क्लॉज 2,
ठीक है। तो आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 बहुत सिंपल सी बात कर रहा है और वो ये है कि राज्य की जितनी भी शैक्षिक संस्थाएं हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता प्राप्त हो, चाहे वो राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाएं हैं, इनमें नामांकन में जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे व मूल वंश के आधार पर कोई भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। एकदम स्पष्ट है, ठीक है। तो ये बहुत छोटी सी चीजें हैं, एकदम क्लियर हो गई होगी। तो ये है आर्टिकल 29। तो आर्टिकल 29 ये दो बातें करता है, अपने पहले क्लॉज में और दूसरे क्लॉज में। अब देखते हैं हम लोग कि आर्टिकल 30 क्या कहता है। आर्टिकल 30 में भी हमें दो क्लॉजेस पढ़ने। इसमें जो पहला क्लॉज आपको समझना है वो यही समझना है कि सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक हो, चाहे वो धर्म के आधार पे अल्पसंख्यक हो, कोई भी अल्पसंख्यक हो, हर एक अल्पसंख्यक को अपनी शैक्षिक जो संस्था है, सभी अल्पसंख्यकों को अपने मनोनुकूल हुआ ना, मनोनुकूल शैक्षिक संस्था स्थापित करने का तथा उनके प्रशासन का अधिकार होगा, तथा उसके प्रशासन का अधिकार होगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अल्पसंख्यक हो, चाहे भाषा के आधार पे कोई अल्पसंख्यक हो, चाहे धर्म के आधार पे कोई अल्पसंख्यक हो, अगर कोई भी अल्पसंख्यक चाह रहा है कि मैं अपनी शैक्षिक संस्था खोलूं तो वह आराम से खोल सकता है, उसमें कोई दुविधा नहीं है। और इसके साथ साथ जो शैक्षिक संस्था है, उस शैक्षिक संस्था का जो प्रशासन है, वह प्रशासन यानी उसका जो देख रेख की सुविधा है या वहां पे जो मैनेजमेंट का तरीका, ये सब कुछ उस अल्पसंख्यक वर्ग के द्वारा किया जा सकता है। बात समझ में? तो ध्यान रखेंगे सभी अल्पसंख्यक के बारे में यहां बात हो रही है, ना कि किसी खास अल्पसंख्यक, यानी धर्म के आधार पे खाली अल्पसंख्यक की बात नहीं हो रही है या भाषा के आधार पे अल्पसंख्यक की बात नहीं हो रही है। सभी प्रकार के अल्पसंख्यकों की बात हो रही है कि अल्पसंख्यक चाहे तो अपने लिए अपने मनोनुकूल शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं तथा उसका जो प्रशासन है वो प्रशासन भी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में? अब इसमें एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखेंगे, अगर यदि राज्य इनकी शैक्षिक संस्थाओं की भूमि का, है ना, या फिर इसकी संपत्ति का अगर ये ग्रहण करती है, अगर राज्य ग्रहण करती है, तो ध्यान रखना होगा कि राज्य बाजार दर पर, उस समय का जो बाजार दर है उस दर पर मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 1994 में 1994 में भूमि अधिग्रहण एक्ट आया, अधिनियम, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इसमें थोड़े से बदलाव किए गए और यह कहा गया कि अगर राज्य अल्पसंख्यकों की भूमि, उनकी शैक्षिक संस्थाओं की भूमि और अगर उसकी संपत्ति का अधिग्रहण कर रही है तो वह बाजार दर से 4 गुना ज्यादा मुआवजा देगी, 4 गुना मुआवजा देगी, ठीक है। तो ये 1994 से ये चीज लागू हुई है कि जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत अगर राज्य अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाओं की भूमि का, उनकी संपत्ति का वो अधिग्रहण करती है तो वह जो बाजार दर पे उसकी कीमत होगी उससे 4 गुना ज्यादा मुआवजा देगा। बात समझ में? तो ये आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 कह रहा है। आर्टिकल 30 का क्लॉज 1 बहुत छोटी सी बात कह रहा है कि अगर अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद की कोई शैक्षिक संस्था ओपन करनी है तो कर सकते हैं और उसके प्रशासन को भी वो खुद ही मैनेज कर सकते हैं। अगर राज्य इनके शैक्षिक संस्थाओं की भूमि को, संपत्ति को वह अधिग्रहण कर रहा है तो पहले नियम में यह था कि जो बाजार दर है उसी बाजार दर पे मुआवजा देना होगा। लेकिन 1994 के इस एक्ट के द्वारा यह कहा गया कि अगर राज्य अल्पसंख्यकों की जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, ये शैक्षिक संस्थाएं अगर उनके द्वारा अधिग्रहण की जा रही है उसकी जमीनों का, उसकी संपत्ति का, तो 4 गुना बाजार दर पे जो भी रेट है उसका 4 गुना ज्यादा उनको मुआवजा देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये आर्टिकल 13 का क्लॉज फर्स्ट है। अब देखते हैं आर्टिकल 13 का क्लॉज सेकंड क्या कह रहा है। वो भी छोटी सी बात कह रहा है, बहुत टफ है नहीं इनमें से कुछ भी। देखिए आर्टिकल 30 का क्लॉज 2, आर्टिकल 30 का जो क्लॉज 2 है ये कह रहा है कि राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, तो बहुत छोटी सी चीज है कि अगर राज्य किसी अल्पसंख्यक के शैक्षिक संस्था कर लेंगे, अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। यानी अगर राज्य किसी भी रूप में आर्थिक सहायता शैक्षिक संस्थाओं को दे रहा है तो वह अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता। वो राज्य ऐसा नहीं करेगा कि ये अल्पसंख्यकों की शैक्षिक संस्थाएं हैं तो यहां राज्य के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जा रही है ये ना दी जाए, है ना। यानी आर्टिकल 30 क्लॉज 2 राज्य को ये आदेश दे रहा है, राज्य से ये कह रहा है कि भाई तुम्हें अगर आर्थिक सहायता किसी भी शैक्षिक संस्थाओं को दे रहे हो तो उसमें अल्पसंख्यकों का भी हित शामिल होना चाहिए। अल्पसंख्यकों को वहां से आप पृथक नहीं रख सकते हैं, उनके साथ किसी भी रूप में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। बात समझ में? तो आर्टिकल 30 का क्लॉज 2 बहुत छोटा सा सीधी सी बात कर रहा है कि राज्य आर्थिक सहायता देने में अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना। अब इसके बाद इसमें एक और आर्टिकल पहले शामिल होता था, आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा तथा बिना विधि के प्राधिकार के बिना उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। उसे इस अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा, है ना। ये चीज पहले आर्टिकल 31 में होती थी, लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में, इसके जरिए आर्टिकल 31 को और आर्टिकल 39 क्लॉज 1 का एफ जो था, है ना, सब क्लॉज एफ, इसको भी, इन दोनों को जो संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट हुआ करता था, इन दोनों को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि अब आर्टिकल 31 मौलिक अधिकारों की श्रेणी में शामिल नहीं है, क्योंकि अब यह मौलिक अधिकार नहीं रह गया, ये एक कानूनी अधिकार रह गया है। ठीक है, तो ये है सांस्कृतिक तथा शैक्षिक स्वतंत्रता, शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, छोटा क्लास था, है ना, लेकिन आप लोग अच्छे से सारे आर्टिकल्स पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए। इसके बाद हम लोग संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है वो, वहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।